उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। मुर्गी और बत्तख पालन असम के ग्रामीण जीवन का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोगों के जीवन का हर पहलू, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक, मुर्गी और बत्तख पालन पर ही निर्भर करता है। देशी बत्तख, जिन्हें पाती बत्तख कहते हैं, और मुर्गी की स्थानीय प्रजातियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि ये असम में कुल बत्तख और मुर्गी की आबादी का 80% है। हालांकि पिछली कुछ दहाइयों में बत्तख पालन और मुर्गी पालन की उत्पादकता और लाभ में सुधार लाने के लिए यहाँ कुछ विदेशी नस्लें भी लाई गई हैं। हमने केंद्रीय बत्तख प्रजनन फार्म का दौरा किया, जो असम के नागांव जिले के कोलाबोर में स्थित है। इस फार्म में 2 विशेष नस्ल की बत्तखें खास तौर पर पाली जाती हैं। इनमें से एक है इंडियन रनर ब्रीड और दूसरी है खाकी कैम्पबेल। इंडियन रनर अंडे देने वाली नस्ल है, जो औसतन वर्ष में 200 से 250 अंडे देती है। इस नस्ल की 3 मानक किस्में हैं। एक शुद्ध रूप से सफेद है और दूसरी नस्ल में सफेद के साथ कांच से हरा रंग मिश्रित होता है। जो दूसरी नस्ल है, जिसे खाकी कैम्पबेल कहते हैं, ये वर्ष में सबसे अधिक अंडे देती है। इंग्लैंड की श्रीमती एडल कैम्पबेल ने 1887 के अंत में मुर्गी पालन शुरू किया था। बाद में उन्होंने एक इंडियन रनर बत्तख खरीदी और क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए कैम्पबेल नस्ल तैयार की। इन्होंने सन 1901 में इस नस्ल को दुनिया के सामने पेश किया और इसे नाम दिया खाकी कैम्पबेल, क्योंकि ये अधिकतर खाकी रंग की होती हैं। खाकी कैम्पबेल को मलाड, रुयान और इंडियन रनर के बीच क्रॉस ब्रीड करके पैदा किया गया था। असम में खाकी कैम्पबेल की मांग अधिक है। किसान इन्हें इंडियन रनर से ज्यादा पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये अधिक अंडे देती हैं। हालांकि इंडियन रनर नस्ल को दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल भी माना जाता है, क्योंकि ये अंडे भी अधिक देती हैं और इनका मांस भी काफी पसंद किया जाता है। कोलाबोर से हमने असम सरकार की डक ब्रीडिंग फार्म कम डेमो यूनिट का दौरा करने के लिए फुलोनी नामक स्थान की यात्रा की। यहाँ किसानों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको सिखाएंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ये लेडेक्सिन है, जो उसका बीमार होने से उसको दवाई देती हूँ। ये लिवोफ्लॉक्सासिन, ये भी एंटीबायोटिक है। बीमार नहीं होने से भी हर महीना में हम लोग मिनिमम 3 to 5 डेज देना जरूरी है। जहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ये भी बताया गया कि टीका कैसे लगाया जाता है। ये स्किन है, देखा है? हाँ, स्किन है, इसमें पुश हो रहा है, वो स्वेलिंग होगा। ये वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव, ये बीमार होने का पहले देना जरूरी है। बत्तखों के अंडे इकट्ठा करने के बाद इन्हें जांचा जाता है कि अंडे क्या हैचिंग के लिए तैयार हैं। जिनकी हैचिंग नहीं की जा सकती, ऐसे अंडों को छांटकर अलग कर लिया जाता है और टेबल एग के रूप में बेच दिया जाता है। हैचिंग अंडों को फिर से बत्तख उत्पादन के लिए सेता जाता है। हैचिंग के बाद डकलिंग में ब्रूडर की आवश्यकता होती है, जिसका तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस होता है और फिर इसे हर दिन 5 डिग्री सेल्सियस से कम करना चाहिए।
कुछ दिनों के बाद जब तापमान कमरे के तापमान से मेल खा जाता है तो ब्रूडर से डकलिंग को बाहर निकाल दिया जाता है। असम में पानी के स्रोत के रूप में तालाबों के साथ साथ दूसरे जल निकाय भी मौजूद हैं, जहां मछली पालन के साथ बत्तख भी आराम से पाली जा सकती हैं। बत्तख की बीट मछलियों का प्राकृतिक भोजन होता है। इसी के साथ असम की थोड़ी गर्म और आर्द्र जलवायु बत्तख पालन के लिए बहुत अनुकूल है। হাঁহ পালন जितु আছে অসমৰ জলবায়ু তথা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ কাৰণে असम में जलवायु और दूसरी प्राकृतिक स्थितियां बतख पालन के लिए बहुत अनुकूल हैं, क्योंकि यहाँ पर तालाब, नदियाँ और दूसरे जल स्रोत मौजूद हैं। जो लोग देशी नस्ल पाल रहे हैं उनकी उत्पादकता कम है। इन नस्लों से साल में केवल 60 से 70 अंडे ही मिल पाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी अच्छी नस्लों जैसे खाकी कैंपबेल या इंडियन रनर जैसी नस्लों को लेते हैं तो हमें हर साल एक बतख से 230 से 250 अंडे तक मिल जाते हैं। आज का नौजवान चाहे तो बतख पालन से एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। बतखों को कोई बीमारी नहीं होने पाती क्योंकि इन्हें साल में एक बार टीका लगाया जाता है और समय समय पर एंटीबायोटिक्स, विटामिन और खनिज भी दिए जाते हैं। इन्हें पोषक भोजन दिया जाता है जिसमें प्रोटीन भरपूर होता है। तो ऐसी देखभाल और अच्छे चारे की वजह से अंडों की गुणवत्ता में सुधार आया है और बत्तखें भी स्वस्थ रहती हैं। अगर हम ब्रॉयलर बत्तख को देखें तो ये 50 से 60 दिनों के अंदर ही 3 किलो की हो जाती हैं। इसलिए ब्रॉयलर बत्तख का पालन करके नौजवान खुद रोजगार के जरिए एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और बत्तख की बीट और इनका बचा हुआ भोजन मछलियों के लिए भी एक पूरक आहार बन जाता है। তেতিয়া হলে মাছৰে হওক হাঁহৰে হওক ইকোনॉमिकली बहुत लाभवान हो पारे। असम के पशुपालन विभाग के अंतर्गत जिला मुर्गी पालन केंद्र का दौरा करने के लिए हम फुलोनी से ब्रह्मपुर गए। यहाँ पाली जा रही मुर्गियों की 2 विशेष नस्लें हैं, रोड आइलैंड रेड और व्हाइट लेगॉन चिकन। सफेद लेगॉन चिकन मध्य इटली में पैदा होने वाली एक नस्ल है। आमतौर पर लेगॉन का उपयोग दुनिया के कई देशों में लेयर मुर्गियों के रूप में किया जाता है। हालांकि इस नस्ल की मुर्गियों को अंडों और मांस दोनों के लिए ही पाला जाता है। सबसे पहले अंडों की जांच की जाती है कि अंडे हैचिंग के लिए तैयार हैं या नहीं। जो हैचिंग के लिए सही नहीं होते, उन अंडों को बाजार में बेचने के लिए अलग कर लिया जाता है। बाकी बचे अंडों को सेने के लिए भेज दिया जाता है। रोड आइलैंड रेड, जिसे हाल ही में असम में लाया गया है, एक अमेरिकी नस्ल की घरेलू मुर्गी है। इसे 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में अमेरिका के मल्य नस्ल के लेगॉन पक्षियों के साथ क्रॉस करके विकसित किया गया था। ये एक दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल भी है, जिसे मांस और अंडे दोनों के लिए तैयार किया गया है। सरकार स्वयं अपने पालन, प्रजनन और अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से असम मुर्गी पालन और बत्तख पालन के विकास का प्रयास कर रही है। हम पास के ही एक गांव में ये देखने के लिए गए कि यहाँ के किसान किस प्रकार मुर्गी पालन और बत्तख पालन में प्रगति कर रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये किसान सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और अपने मुर्गी पालन और बत्तख पालन का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। असम सरकार ने कुछ महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है, जिसका उद्देश्य मुर्गी पालन और बत्तख पालन के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से यहाँ के ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में स्थायी रूप से सुधार लाना है।
बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो 31 प्रजातियां हैं, जिसमें शामिल कई किस्में अकेले मेघालय में ही पाई जाती हैं। कट फ्लावर के रूप में ऑर्किड की आज बहुत मांग है। व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके आकार, रंग और टिकाऊपन के कारण इनका एक अलग स्थान है। ये कटने के बाद लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। ये डेंड्रोब्रियम ऑर्किड हैं। आजकल बाजार में इनकी बहुत मांग है। मेघालय और गारो पहाड़ियों में इनका उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है। यहाँ के किसान डेंड्रोब्रियम की खेती व्यावसायिक स्तर पर कर रहे हैं। पॉली हाउस की छाया में इनकी अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए हवादार स्थान की आवश्यकता होती है। डेंड्रोब्रियम की अच्छी पैदावार के लिए दिन में 23 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान और रात में 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है।
इसके साथ ही आर्द्रता 50% से अधिक होनी चाहिए। डेंड्रोबियम ऑर्किड जंगल में एपीफिटिक या लिथोफिटिक परिस्थितियों में पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये पत्थरों, पेड़ों या चट्टानों पर उगता है। आमतौर पर इनकी जड़ें धरती पर नहीं जमती हैं। इन्हें आमतौर पर पेड़ की छाल, लकड़ी के कोयले और पत्थरों का उपयोग करके छोटे बर्तनों में उगाया जाता है। एक और एपिफिटिक पौधा है एंथूरियम, जो उपोष्ण कटिबंधीय सजावटी पौधा है और मेघालय में इसकी खेती की जाती है। ये दिल के आकार का होता है और रंग बहुत चमकीला। इसी कारण ये बहुत ही लोकप्रिय फूल है। एंथूरियम का फूल काफी लंबे समय तक ताजा बना रहता है। एंथूरियम को तेज प्रकाश तो चाहिए, लेकिन सूरज की सीधी रोशनी इसके लिए हानिकारक होती है। इसीलिए इसका व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए इसे ग्रीन हाउसेज में उगाया जाता है। एंथूरियम के लिए आदर्श तापमान दिन में 27 से 40 डिग्री सेल्सियस और रात में 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्योंकि ये पौधा एपिफिटिक है, इसीलिए इसे बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। भारत में नारियल का भूसा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए यहाँ इसे प्राथमिक बढ़वार साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। रंगों के हिसाब से एंथूरियम की कई किस्में हैं, जैसे गहरा लाल, नारंगी, सफेद और गुलाबी। एंथूरियम को भाग्य का पौधा माना जाता है और साथ ही ये प्रेम और समृद्धि का भी प्रतीक है। यहाँ एक और प्रजाति है जिसकी खेती व्यावसायिक रूप से की जाती है और वो है जरबेरा। जरबेरा मूल रूप से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। जरबेरा कई रंगों में उपलब्ध है, जिसमें शामिल हैं पीला, नारंगी, लाल, गुलाबी वगैरह। हालांकि इसकी अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के लिए चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में हल्की धूप ही चाहिए। इसलिए अगर आप इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर कर रहे हैं, तो जरूरी है कि इसकी खेती ग्रीन हाउस में ही की जाए। पौध लगाने के 75 से 90 दिनों के बाद इसके फूल तैयार हो जाते हैं, जिन्हें काटा जा सकता है। जरबेरा को काटने के लिए सुबह या शाम का समय ही उत्तम होता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक ऐसा फूल जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय फूल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। वो फूल है गुलाब। गुलाब का फूल केवल खूबसूरत ही नहीं होता, इसकी खुशबू भी लाजवाब होती है, जो दिल और दिमाग को ताजगी से भर देती है। दुनिया में सैकड़ों प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं और ये सभी खूबसूरत भी होते हैं। गुलाब का उत्पादन करना शायद सभी फूलों के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है।
गुलाब की खेती में खेतों का रखरखाव अधिक महंगा होता है, लेकिन मेघालय के लोग विभिन्न रंगों में गुलाब की खेती करते हैं। ग्लैडियोलस एक और फूल है जिसे सोड लिली कहते हैं। ये खुले आसमान में पैदा होने वाला एक सजावटी फूल है। फूल की स्पाइक्स बड़ी और एक तरफ होती हैं। ये फूल कई रंग के होते हैं, जैसे गुलाबी, लाल, ऊदे और पीले रंग के। ग्लैडियोलस एक 12मासी फूल वाला पौधा है जो अपनी लंबी पत्तियों और लंबे समय तक खिले रहने के कारण जाना जाता है। इनका गुलदस्ता बहुत मनमोहक होता है। दुनिया में ऐसा कौन है जो इनकी सुंदरता का दीवाना ना हो। ये फूल विशेष रूप से अक्टूबर से मार्च के महीने में खिलते हैं। ग्लैडियोलस के पौधों को लगाने के लिए खेत की पहले अच्छी तरह से जुताई करनी आवश्यक होती है। जुताई करते समय खेत में नालियां और गड्ढे बनाए जाते हैं। इसकी बुआई सितंबर के महीने में की जाती है, जो नवंबर के मध्य तक चलती रहती है। पौध लगाने के बाद 3 से 4 महीने बाद कटाई की जाती है। इसकी पैदावार प्रति एकड़ 40,000 से 1,25,000 स्पाइक तक होती है। खुले आकाश में पैदा होने वाला एक और फूल है ट्यूबर रोज, जिसे रजनीगंधा भी कहते हैं। इस फूल में सुगंध बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसका उपयोग इत्र उद्योग में किया जाता है। हमारे देश में शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर फूल से सजावट करने का चलन है। इसकी खेती के लिए भूमि पर क्यारियां बनाकर खेत को तैयार किया जाता है और उसके बाद खाद डाली जाती है। प्लास्टिक मल्चिंग एक अच्छा तरीका है, जिसमें प्लास्टिक में बने छेदों के माध्यम से राइजोम लगाए जाते हैं। फूलों की खेती को आसान बनाने के लिए मेघालय की गारो पहाड़ियों में विभिन्न सजावटी पौधों की नर्सरियां स्थापित की गई हैं। हमने ऐसी ही एक नर्सरी का दौरा किया, जहां फूलों के सजावटी पौधों की इतनी सारी प्रजातियों को देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। इनमें से कुछ मौसमी हैं, तो कुछ सदाबहार प्रजातियां हैं। लोग नर्सरी के काम में व्यस्त दिखाई दिए, क्योंकि इसके पौधों को लगातार देखभाल की आवश्यकता होती है। इनकी सिंचाई करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग पिछले साल से ये नर्सरी शुरू किया है, कमर्शियलाइज किया है। वेस्ट गारो हिल्स हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ये पॉली हाउस मिला है जो आप देख रहे हैं। इसमें स्प्रिंकलर्स लगा हुआ है, साथ में पंप भी है, पानी पंप भी है और एक सिंटेक्स भी है। तो ये बहुत हम लोग के लिए हेल्प हो गया है। इसमें हम लोग बहुत सारा पौधा ग्रो कर सकता है, रख सकता है। तो अभी हम लोग के पास कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा हो गया है। गारो हिल्स का अलग अलग हिस्सों से कस्टमर लोग आने लगा है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहे हैं हमें। बागबानी विकास योजना और बागबानी की तकनीक मिशन योजना जैसी सरकारी योजनाओं की मदद से मेघालय में बागबानी का विकास तेजी से हो रहा है। यहाँ के किसान और उद्यमी इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं और बागबानी भी उन्हें बदले में पर्याप्त आय प्रदान कर रही है।